सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में एक जनरल थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का गवर्नर बनाया था, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के एक बहुत ही ज़्यादा काबिल एतमाद और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जर्नैल थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराना चाहते थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर वो खूबियाँ थी जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लिए एक सहारा बन सकते थे। मुल्क के शाम पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत थी और मिस्र पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत थी, और ये दोनों हुक्मरान सलीबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरा थे। सलीबियों ने इन दोनों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा मंसूबे बनाए, लेकिन इन दोनों ने अपनी समझदारी से उन मंसूबों को नाकाम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शौबिक नाम का किला सलीबियों से छीन लिया। उसके बाद शौबिक से सलीबी भागकर किराक पहुंचने लगे। किराक एक फ़िलिस्तीन के अंदर शहर है। उन ईसाई शहरियों के भेष में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने बहुत सारे जासूसों को किराक के अंदर भेज दिया। किराक में मुसलमान पहले से ही आबाद थे। जब शौबिक ईसाइयों के हाथ से छिन गया, तब किराक के सलीबी हुक्मरानों ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। किराक के मुसलमान चाहते थे कि जिस तरीके से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शौबिक को सलीबियों से छीन लिया, उसी तरीके से वो किराक को भी सलीबियों से आज़ाद कराएं। इसी सिलसिले में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना एक जासूस एक पागल के भेष में किराक में भेजा। वो जासूस एक दिन किराक के अंदर पहुंचकर नारे लगाने लगा कि मुसलमानों, सलीब के साए में आ जाओ, तुम्हारा इस्लाम ख़त्म होने वाला है। अगर सलीब पसंद नहीं तो खुदा यहूदा के साए में आ जाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो बहुत ही बुरी तरीके से हार चुका है और वो मरने वाला भी है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतज़ार मत करो। वहाँ के जो मुसलमान थे, उन्होंने जब इस पागल की बातें सुनी तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बरक्स ईसाई और यहूदी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि वो पागल सलीब और खुदा यहूदा का नाम ले रहा था। जब मगरिब का वक्त हुआ तब वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है। उसी के पीछे पीछे एक मुसलमान लड़का जिसका नाम उस्मान सारिम था, वो भी दाखिल होता है और वो उसको मारने की कोशिश करता है। उस पागल के हाथ में सलीब थी। वो पागल अचानक घूमता है और उस्मान सारिम के खंजर के वार को अपने सलीब पर रोक लेता है और कहता है, मैं मुसलमान हूँ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जासूसी के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का पैगाम उस लड़के उस्मान सारिम को बताता है, इसलिए तुम लोग भी हथियार बनाओ, हथियार अपने साथ रखो, और जब तुम्हें ख़तरा महसूस हो तब तुम भी जंग के लिए तैयार हो जाओ। इस तरीके से तुम लोग अंदर से जंग करोगे और बाहर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबियों पर हमला करेंगे। जब सलीबियों पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से ज़ोर पड़ेगी, तब वो सलीबी जंग हार जाएंगे और किराक भी आज़ाद हो जाएगा। तभी मस्जिद का इमाम आ जाता है। मस्जिद के इमाम को देखकर वो पागल मस्जिद से निकल जाता है। उस्मान सारिम ने मस्जिद के इमाम को सारी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मंसूबाबंदी बता दी और अपने साथ दोस्तों को भी तैयार कर लिया और कहा कि हम लोग जंग की तैयारी करेंगे। उस्मान सारिम अपनी बहन जिसका नाम अन्नूर था, उसको भी जंग की ट्रेनिंग देने लगा। इस किस्से को मैंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अफसाने के फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। बराए मेहरबानी आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि उस्मान सारिम अपने दोस्तों के साथ मिलकर और अपनी बहन के साथ मिलकर ईसाइयों के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी करने लगता है और वो लोग जंग की तैयारी करने लगते हैं। सलीबियों की आदत थी कि वो मुसलमानों के किसी काफ़िले को देखते थे तो उसको लूट लेते थे। इसी तरह उन्होंने एक काफ़िले को लूटा और उसके बहुत सारे लोगों को मार दिया। उस काफ़िले में 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। वो तीनों भाई बहन थे। सलीबियों ने उनके माँ बाप को मार दिया था। भाई का नाम आफाक था और उन्होंने उसको बेगार कैंप में डाल दिया और उसकी बहनों को कैदी बना लिया। और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम इस किस्से को अब आगे बढ़ाते हैं। यह काफ़िला जब इराक में दाखिल हुआ तो आगे आगे कैदी थे। उनके पीछे 2 घोड़ों पर 2 लड़कियां सवार थी, जिनका लिबास बताता था कि वो मुसलमान हैं। लड़कियां रो रही थी। इराक के शहरी तमाशा देखने के लिए बाहर निकल आए। वो तालियां पीटते और कहकहे लगाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि लुटा हुआ काफ़िला मुसलमानों का है। तमाशाइयों में मुसलमान भी थे जो अपना खून पी रहे थे मगर बेबस थे, और उनमें उस्मान सारिम भी था। उसने अपने नौजवान दोस्तों की तरफ देखा। सबकी आंखें लाल थीं और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इराक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और जासूस था जिसका नाम बर्जीस था। वो मोची के भेष में इराक में लोगों के जूतों की मरम्मत करता था। किसी को पता नहीं था कि उसका मज़हब क्या है, लेकिन उस्मान सारिम और उसके साथी जानते थे कि मुसलमानों और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस है। जब काफ़िला लोगों की नज़रों से ओझल हो गया तब उस्मान सारिम उस मोची के पास से गुजरा। उस्मान सारिम ने दोनों जूते उतार कर मोची के आगे रख दिए और उसके सामने बैठ गया। उस्मान ने इधर उधर देखकर सरगोशी में कहा, इन दोनों लड़कियों को आज रात आज़ाद कराना है।
मोची ने सर उठाए बगैर बहुत ही धीमी आवाज़ में उससे पूछा, जानती हो ये लड़कियाँ रात को कहाँ होंगी? उस्मान सारिम ने जवाब दिया, जानता हूँ, सलीबी बादशाहों के पास होंगी, लेकिन हमसे किसी ने भी वो जगह अंदर से नहीं देखा। बलजीस मोची ने काम में मगन रहकर कहा, मैंने देखी है, वहाँ से लड़कियों को निकालना मुमकिन नहीं। उस्मान सारिम को गुस्सा आ जाता है और वो लरजती हुई आवाज़ में कहता है, तुम किस मर्ज़ की दवा हो? तुम हमारी रहनुमाई करो। बलजीस मोची ने पूछा, तो तुम कितने लोगों की कुर्बानी दे सकते हो? उस्मान ने कहा, जितने मांगो। मोची ने कहा, कल रात चलेंगे हम। उस्मान ने दबे दबे आवाज़ से कहा, हम आज ही रात जाएंगे। आज ही रात बलजीस, आज ही रात। मोची ने कहा, इमाम के पास जाओ। मोची ने कहा, तुम इमाम के पास पहुँचो। उस्मान सारिम ने अपने जूते पहने और वहाँ से चला गया। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। उस्मान सारिम ने रास्ते में अपने 7 दोस्तों से मिला और उनसे इमाम के पास पहुँचने के लिए बोला और ख़ुद भी इमाम के पास चला गया। उस्मान ने ही इमाम को अपनी ज़मीन दोस्त जमात की इमामत पेश की थी, जिसे जमात के हर फ़र्द ने कबूल कर लिया था। ये लोग किसी न किसी घर में मिल बैठते और लाइहा अमल तैयार करते। जब ये दोनों अगवा की हुई लड़कियों का मसला सामने आया तो उस्मान सारिम ने उनकी रिहाई का इरादा कर लिया, जो दरअसल ख़ुदकुशी के बराबर था। वह मोची के कहने के मुताबिक इमाम के घर चला गया। इमाम बेचैनी से अपने घर के आंगन में टहल रहा था। उस्मान सारिम को देखकर रुक गया और पूछा, उस्मान, तुमने उस कैदी की ललकार सुनी? मालूम होता है वो लड़कियां उसकी बहनें हैं। उस्मान सारिम ने जवाब दिया, मैं उसी ललकार पर लब्बैक कहने आया हूँ मोहतरम इमाम। बलजीस आ रहा है और मेरे 7 दोस्त भी आ रहे हैं। इमाम ने पूछा, तुम क्या करोगे? तुम कर ही क्या सकोगे? मैं जानता हूँ कि हमारी बेशुमार लड़कियाँ काफिरों के कब्ज़े में हैं, मगर उन 2 लड़कियों ने भी मुझे इम्तहान में डाल दिया है। उसने मुंह ऊपर करके आह भरी और कहा, या खुदा, मुझे सिर्फ़ एक रात के लिए जवान कर दे, या आज ही रात मेरी जान ले ले। अगर मैं ज़िंदा रहा तो तमाम उम्र उन लड़कियों की आहोज़ारी मुझे सुनाई देती रहेगी और मैं पागल हो जाऊँगा। उस्मान सारिम ने कहा, हमें अपने दानिश की रोशनी दिखाइए। मुझे उम्मीद है कि हम आपको एक रात से ज़्यादा बेचैन नहीं रहने देंगे। उस्मान के 2 साथी भी इमाम के घर आ गए। इमाम ने उन्हें बैठने को कहा और तीनों से मुखातिब होकर कहा, आज यूँ मालूम होता है जैसे मेरी दानिश जवाब दे गई है। मुझे इस तरह बेकाबू नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई गैरत को ललकारे तो जज्बे भड़क उठते हैं, जिन्हें मुतमईन करने के लिए जवान होना ज़रूरी होता है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में अब बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं रही। जो कुछ करने का इरादा करो, संभल कर करना। एक एक करके 7 नौजवान जमा हो गए और फिर उनके बाद बलजीस मोची भी आ गया। उसने बोरी उठा रखी थी जिसमें पुराने जूते और औजार थे। उसने बोरी फेंकी और कमर सीधी की। वो हंस पड़ा। जब वो सीधा खड़ा हुआ तो कोई कह नहीं सकता था कि वो मोची है, जो दुनिया की गहमा गहमी से रिश्ता तोड़े हुए रास्ते में बैठे जूते मरम्मत करता रहता है। उस रात जब वो इमाम के घर में था और दरवाज़ा बंद हो चुका था, वो मोची नहीं बलजीस था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीक्रेट इंटेलिजेंस के बहुत ही काबिल और अक्लमंद जासूस था। उसने इमाम से कहा, ये लड़के आज ही उन 2 लड़कियों को सलीबियों की क़ैद से आज़ाद कराने पर तुले हैं। इस काम में सिर्फ पकड़े जाने का या नाकामी का ही ख़तरा नहीं, बल्कि यकीनी मौत का ख़तरा है। एक नौजवान ने कहा, हम ये ख़तरा कबूल करते हैं मोहतरम बलजीस। आप इस फ़न के उस्ताद हैं, हमारी रहनुमाई करें। बलजीस ने कहा, अगर अक़ल की बात सुने तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। सलीबियों के पास बहुत सी मुसलमान लड़कियाँ हैं और उनमें से बाज़ को उन्होंने बचपन में काफ़िले और घरों से अगवा किया था और उन्हें अपनी तालीम और तरबियत देकर हमारे ख़िलाफ़ जासूसी और तुम्हारी किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किया है। तुम लोग एक एक लड़की को आज़ाद तो नहीं करा सकते। अगर तुम सब मेरे फ़न से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो मैं ये कहूँगा कि 2 लड़कियों की खातिर तुम जैसे 8 जवान कुर्बान कर देना अक्लमंदी नहीं, बुर्दबारी और तहम्मुल ज़रूरी है। उस्मान सारिम भड़क उठा और उसने कहा, मैं तहम्मुल को किस तरह कबूल कर सकता हूँ? बलजीस ने कहा, मेरी तरह। क्या मैं पेशे का मोची हूँ? मैं जब मिस्र में होता हूँ तो मेरी सवारी के लिए अरबी घोड़ा तैयार रहता है और मेरे घर में 2 मुलाजिम हैं, मगर यहाँ 3 महीनों से रास्ते में बैठा लोगों के गलीज़ जूते की मरम्मत करता रहता हूँ। मैं तुम्हें 2 लड़कियों की आज़ादी के लिए पूरे इराक़ और उससे आगे के बहुत वसी इलाके को आज़ाद कराने के लिए ज़िंदा रखना चाहता हूँ। बर्दाश्त करो, इंतज़ार करो। उस्मान सारिम और उसके 7 दोस्त बर्दाश्त की हदों से निकल चुके थे। उनकी बातों से पता चलता था कि उनमें इंतज़ार की भी हिम्मत नहीं रही। वो किसी की रहनुमाई के बगैर ही उस जगह पर हमला करने को तैयार थे जहाँ तवक्को थी कि लड़कियाँ होंगी।
انہوں نے امام کی بھی باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ آخر برجیس نے انہیں بتایا کہ اس کے 2 جاسوس اس جگہ نوکر ہیں جہاں صلیبی حکمران رات کو اکٹھا ہوتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ پھر برجیس نے آگے اور کہا، تم سب نے وہ عمارت دیکھی ہے جہاں وہ صلیبی حکمران جو ہماری فوج کے خلاف لڑنے کے لیے برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں رہتے ہیں؟ اس عمارت میں ایک بڑا کمرہ ہے جہاں وہ شام کے بعد اکٹھے ہوتے، شراب پیتے اور ناچتے ہیں۔ ان کی تفریح کے لیے لڑکیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ وہ آدھی رات تک وہاں ادھم مچاتے رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ ذرا بلندی پر ہے جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ وہاں فوج کا پہرا بھی ہوتا ہے۔ اس عمارت تک پہنچنا ممکن نہیں۔ میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ 2 لڑکیاں کہاں ہوں گی، مگر ان تک رسائی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہماری فوج باہر سے بھی حملہ کر دے۔ اس صورت میں تمام حکمران اور فوجی حکام اس عمارت سے چلے جائیں گے اور حملہ روکنے میں لگ جائیں گے، مگر آج رات حملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کب حملہ کریں گے۔ امام نے برجیس سے وضاحت چاہی۔ ضرورت حملے کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ضرورت یہ ہے کہ اگر اس عمارت میں جو لوگ موجود ہیں اگر وہ وہاں سے چلے جائیں اور لڑکیاں وہیں رہ جائیں، اس صورت میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس عمارت میں داخل ہو کر لڑکیوں کو اٹھا لائیں؟ برجیس نے اپنے تجربے کی بنا پر خود اعتمادی سے کہا، جی ہاں، اگر شہر کے اندر کوئی بڑا ہی شدید اور خطرناک قسم کا ہنگامہ ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے، اور اگر آگ جنگی ساز و سامان کو لگے تو شاید حکمراں اور دیگر لوگ وہاں سے نکل کر موقع واردات پر چلے جائیں۔ برجیس گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس نے عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو باری باری دیکھا اور کہا، تم سب نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں صلیبیوں کی فوج کے گھوڑے بندھے رہتے ہیں؟ وہاں اس وقت کم و بیش 600 گھوڑے ایک جگہ بندھے ہوئے ہیں، باقی مختلف جگہوں پر ہیں۔ ان کے قریب اتنی ہی تعداد اونٹوں کی بھی بندھی ہوئی ہے۔ اس کے ذرا ہی فاصلے پر گھوڑے کے خشک گھاس کے پہاڑ ہیں اور ایسا سامان بے شمار پڑا ہے جس سے فوراً آگ لگ سکتی ہے، مگر اس کے ارد گرد سپاہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ وہاں رات کے اس وقت کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ اگر تم گھاس اور خیموں کے انباروں کو آگ لگا سکو تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صلیبی حکمران سارے دنیا کو بھول کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ گھاس، کپڑے اور لکڑی کے شعلے آسمان تک جائیں گے۔ سارے شہر پر خوف طاری ہو جائے گا۔ آگ لگانے کے ساتھ اگر تم زیادہ گھوڑوں کو کھول دو تو وہ ڈر کر ایسا بھاگیں گے کہ لوگوں کو کچلتے پھریں گے، مگر یہ سوچنا ہے کہ آگ کون لگائے گا، گھوڑے کون کھولے گا، اور آگ لگانے کے لیے وہاں پہنچا کس طرح جائے گا۔ ایک نوجوان نے کہا، فرض کر لو آگ لگ گئی اور وہ عمارت بھی خالی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ برجیس نے جواب دیا، میں ساتھ رہوں گا۔ اس عمارت میں تم میرے بغیر نہیں جا سکو گے۔ وہاں میرے 2 ساتھی موجود ہیں، وہ مجھے بتا دیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، مگر یہ بھی سوچ لو کہ لڑکیوں کو اٹھا لائیں گے تو انہیں کہیں چھپانا بھی ہوگا۔ اس کے بعد عراق کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ صلیبی یقین ہی نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے۔ مسلمان پہلے کچھ کتنے آرام میں ہیں۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کر گزریں گے۔ صلیبیوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ مسلمان کتنی ہی مجبور اور بے بس کیوں نہ ہوں، وہ غلام نہیں رہ سکتے۔ برجیس کمانڈو قسم کا جاسوس تھا۔ وہ کئی راز معلوم کر کے سلطان ایوبی تک پہنچا چکا تھا، لیکن اسے اس قسم کی تخریب کاری کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ ایسے شدید کارروائی کو ضروری سمجھتا تھا کہ صلیبیوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں۔ اس نے عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں 2 کڑیاں بہت نازک تھیں۔ ایک یہ کہ آگ لگانے کے لیے 3-4 لڑکیوں کی ضرورت تھی، اور دوسرا خطرناک مرحلہ یہ آیا کہ کتنے نوجوان صلیبی حکمرانوں کی عمارت پر حملہ آور ہوں گے۔ برجیس اور امام نے متفق ہو کر کہا کہ 8 نوجوان بہتر ہوں گے، کیونکہ اگر زیادہ ہوئے تو صلیبیوں کی نظروں میں آ سکتے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنی دلیر لڑکیاں کہاں ملیں گی۔ عثمان صارم نے کہا کہ اس کی بہن النور ہوگی۔ ایک اور نوجوان نے کہا کہ اس کی بہن بھی ہوگی۔ باقی 6 نوجوانوں میں سے کسی کی بہن نہیں تھی۔ امید ظاہر کی گئی کہ یہ 2 لڑکیاں اپنی ایک سہیلی کو ساتھ لے لیں گی۔ برجیس نے ان لڑکیوں کو ان کا کام سمجھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ مسجد کا امام ایک طرف چلا گیا، باقی سب ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکلے، اور سب سے آخر میں برجیس باہر نکلا۔ وہ پھر وہی موچی تھا جسے کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے گرد کیا ہو رہا ہے۔ عثمان صارم اپنے گھر سے کچھ ہی دور پر تھا کہ اسے رینی الیگزینڈر مل گئی۔ وہ عثمان کی بہن النور کی گہری سہیلی بنی ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کریں، لیکن عثمان صارم اسے اچانک گھر آنے سے روک کر کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رینی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی، جس سے عثمان کو خیال بھی آتا تھا کہ وہ اس کا کردار خراب نہ کر دے۔ اس شام رینی راستے میں مل گئی۔ عثمان نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور رکنا نہ چاہا،
मगर रैनी रुक गई और उसका रास्ता रोक लिया। उस्मान सारिम को ऐसा कोई डर नहीं था कि वो मुसलमान है और एक ईसाई लड़की के साथ राज़ो न्याज़ की बातें करता पकड़ा गया तो क्या सज़ा पाएगा। वो जानता था कि सलीबी और यहूदी उन्हें देखकर खुश होंगे कि उनकी एक लड़की एक मुश्तबा मुसलमान नौजवान को अपना गरवेदा बना रही है। वो वहीं रुक गया और बोला, मैं ज़रा जल्दी में हूँ रैनी। रैनी ने दोस्ताना लहजे में कहा, तुम्हें कोई जल्दी नहीं उस्मान, क्या तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा सकोगे? उस्मान ने कहा, मैं तुमसे पीछा छुड़ाने की तो नहीं सोच रहा। रैनी ने मुस्कुराकर कहा, झूठ न बोलो उस्मान, मैं तुम्हारे घर से आ रही हूँ। तुम्हारी बहन ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि यहाँ अब कम आया करो। उस्मान नाराज़ होता है। क्यों उस्मान, ये बात तुमने खुद क्यों ना कह दी? उस्मान सारिम खामोश रहा। उसकी बहन ने जल्दबाजी से काम लिया था, उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। उसे खामोश देखकर रैनी ने कहा, मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारे घर क्यों ना आया करूं। उस्मान सारिम की ज़हनी हालत कुछ और थी। वो जल्दी में था, उसके जज्बात भड़के हुए थे। वो टालने के लिए कोई मौजू जवाब सोच ना सका। उसके मुंह से वही बात निकल गई जो उसके दिल में थी। उसने कहा, रैनी, मालूम नहीं खुद क्यों ना तुम्हें कह सका कि हमारे घर ना आया करो। अब सुन लो, हमारी आपस में कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो, हम कौमी लिहाज से एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम ज़ाती मोहब्बत की बात करोगी, मगर मैं कौमी मोहब्बत का कायल हूँ, जो सलीब और कुरान में कभी पैदा नहीं हो सकती। ये मेरा वतन है। तुम्हारी कौम यहाँ क्या कर रही है? जब तक तुम्हारी कौम के आखिरी आदमी का भी वजूद यहाँ रहेगा, हम एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। मेरे दिल में जो कुछ था वो तुम्हें बता दिया, रैनी ने कहा, और मेरे दिल में जो कुछ है वो भी सुन लो। मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत ना सलीब निकाल सकती है ना कुरान। मैं जब तक तुम्हें ना देख लूँ मुझे चैन नहीं आता। तुम्हें मुस्कुराता देखता हूँ तो मेरी रूह भी मुस्कुरा उठती है। सुन लो उस्मान, अगर तुमने मुझे अपने घर आने से रोका तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। उस्मान सारिम ने तहम्मुल से कहा, तुम मुझे धमकी दे सकती हो, तुम हुक्मरान की लड़की हो ना? रैनी ने कहा, अगर मेरे दिमाग में हुक्मरानी का नशा होता तो तुम यहाँ खड़ा न होते, कैद खाने में सड़ रहे होते। तुम क्या समझते हो कि मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ कुछ इल्म नहीं? कहो तो तुम्हारी ज़मीन दोज़ कार्रवाइयों की तफसील सुना दूँ। कहो तो तुम्हारे घर से वो सारे खंजर, तीर कमान और आतिश गैर मादा बरामद करा दूँ जो तुमने अपने घर में मेरी कौम और मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए छुपा रखा है और जो तुम्हें घर में रखने की इजाज़त नहीं। अन्नूर को तुम तेग़-ज़नी सिखा रहे हो और तुम्हारे साथ जो दोस्त हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, मैं उनमें से कई एक को जानती हूँ। लेकिन उस्मान, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे और कैद खाने के दरमियान मेरा वजूद हाइल है। तुम जानते हो कि मेरा बाप कौन है? वो क्या नहीं जानता और क्या नहीं कर सकता? वो 5 मरतबा घर में बता चुका है कि उस्मान की गिरफ़्तारी ज़रूरी हो गई है। मैंने 5 मरतबा बाप से मन्नत करके कहा है कि उस्मान की बहन मेरी बड़ी प्यारी सहेली है और उसका बाप एक टांग से माजूर है। 2-3 बार मेरे बाप ने मुझे डांट कर कहा है कि मैं तुम लोगों के साथ ताल्लुक़ तोड़ दूँ। मुझे ये भी कहा गया है कि मुसलमान इस काबिल नहीं कि उनके साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत और मरूवत की जाए। लेकिन मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद हूँ, वो मुझे नाराज़ भी नहीं करना चाहते। सूरज गुरूब हो गया था, शाम तारीख होने लगी थी। उस्मान सारिम खामोश रहा, उसका जहन किसी और तरफ था। वो कुछ जवाब दिए बगैर चल पड़ा। अभी 2 ही कदम उठाए थे कि रैनी ने आगे होकर उसे इस तरह रोक लिया कि उसका सीना उस्मान के सीने से जा लगा। रैनी ने दोनों हाथ उस्मान के कमर पर रख दिए। रैनी के मुलायम रेशम जैसे बाल जब उस्मान सारिम के गालों से लगे तो वो यूं तड़प उठा जैसे फंदे से आज़ाद होने की कोशिश की हो। उस्मान ने उखड़े हुए लहजे में कहा, मुझे आज़ाद कर दो रैनी, मुझे पत्थर बन जाने दो, मेरा रास्ता कोई और है, हम इकट्ठे नहीं चल सकते। रैनी ने नशीली आवाज़ में कहा, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, कहो क्या कुर्बानी मांगते हो? मैं वादा करती हूँ तुम जो जी माया करो, मैं तुम्हें कैद नहीं होने दूँगी। उस्मान ने तंज़िया लहजे में कहा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँगा ही नहीं कि मेरे जी में क्या आई है और मैं क्या करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे इस हसीन जिस्म और रेशमी बालों के जादू में नहीं आऊँगा। रैनी ने कहा, तो फिर मुझे साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए क्या कुर्बानी कर सकती हूँ। जाओ उस्मान, तुम जल्दी में हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर आने से बाज नहीं आऊँगी। उस्मान सारिम दौड़ पड़ा। रैनी उसे देखती रही और आह भरकर चली गई। उस्मान सारिम जब घर में दाखिल हुआ तो बर्जीस वहाँ पहुँच चुका था। उस्मान अंदर चला गया। अपने माँ बाप और अन्नूर को तफसील से बताया कि सलीबियों ने मुसलमानों का एक काफ़िला लूटा है और 2 लड़कियों को भी साथ ले आए हैं। उसने तमाम तर वाक़या सुनाकर कहा कि वो अपने साथियों के साथ उन लड़कियों को आज़ाद कराने जा रहा है
اور اس مہم میں نور کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان کے باپ نے عثمان سے کہا، بیٹا تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا، اپنے ساتھیوں کا نام پتہ نہ بتانا۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے لیے جوان کر رہا تھا، لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کی سوچی تھی۔ جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو۔ ایک بار پھر سن لو، میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں صارم کا خون نہیں تھا۔ باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی۔ عثمان نے النور سے کہا کہ وہ فوراً اپنے 1 یا 2 ایسی سہیلیوں کو بلا لائے جو اس کام میں شامل ہونے کی جرت رکھتی ہوں۔ النور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر بعد 2 سہیلیوں کو لے آئی۔ اتنے میں عثمان کا ایک اور ساتھی اپنی ایک بہن کے ساتھ آ گیا۔ ایک ایک کر کے 7 جوان آ گئے۔ برجیس نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس راستے سے کہاں جائیں گی۔ راستے میں انہیں ایک سنتری روکے گا۔ لڑکیاں اس سے پوچھیں گی کہ اوپر کون سا راستہ جاتا ہے۔ وہ کہیں گی کہ شاہ رینالڈ نے انہیں بلایا ہے، لیکن وہ غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی جس کے سر پر سامان ہوگا۔ سنتری کو ختم کرنا ہوگا، پھر آگ لگانی ہوگی۔ آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ گھوڑے اس طرح بندھے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبائے ہوئے ہوں گے، اور گھوڑوں کی پچھلی ایک ایک ٹانگ سے زنجیر یا رسی بندھی ہوگی جو رسوں سے گزاری ہوئی ہوگی۔ ان لمبے رسوں کو خنجروں سے کاٹ دینا ہوگا، اور چند ایک گھوڑوں کو خنجر بھی مارنے ہوں گے تاکہ وہ منہ زور ہو کر بھاگ اٹھیں۔ برجیس نے لڑکیوں کو فوراً لباس اور حلیہ درست کرنے کو کہا اور ایک کو نوکرانی بنا دیا۔ اس کے منہ اور ہاتھوں پر مٹی اور سیاہی مل دی۔ پھر وہ عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا۔ خاصا وقت گزر گیا تھا، لیکن برجیس کہہ رہا تھا کہ ابھی شہر جاگ رہا ہے۔ اس جگہ کی رونق اس وقت جاگتی تھی جب شہر سو جاتا تھا۔ تیاریوں کا وقت گزرتا رہا اور روانگی کا وقت ہو گیا۔ سب کو اکیلے اکیلے جانا اور ایک طے شدہ مقام پر ملنا تھا۔ لڑکیوں کا راستہ الگ تھا۔ انہیں اندازاً وقت بتا دیا گیا تھا جب انہیں آگ لگانی تھی۔ یہ بے حد نازک اور خطرناک مہم تھی جس میں وقت کی غلطی اور کسی کی کوئی بھی بے احتیاطی سب کو ایسے قید خانے میں ڈال سکتی تھی جو جہنم سے کم نہیں تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ لڑکیوں کا تھا کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں۔ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا کیا حشر ہوگا۔ النور نے کہا کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو لڑکیاں اپنے خنجروں سے خودکشی کر لیں گی، وہ کفار کے ہاتھ زندہ نہیں آئیں گی۔ جب رات ہوئی تب شہر پر خاموشی طاری ہوگی اور سارا شہر خاموش ہو گیا۔ کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی، صرف ایک جگہ روشنی نظر آتی تھی۔ وہ عمارت تھی صلیبیوں کی، جہاں پر صلیبی متحدہ کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہیں صلیبی حکمرانوں اور اعلیٰ کمانڈروں کی رہائش بھی تھی۔ یہ لوگ رات کے وقت بہت زیادہ شراب پی رہے تھے اور ناچ گانے میں مگن تھے۔ اس رات ان کی موضوع 2 نئی مسلمان لڑکیاں اور مال و اسباب تھا جو قافلے سے لوٹا گیا تھا۔ یہ لڑکیاں ان کے ہنسی مذاق اور غلیظ باتوں کا موضوع بنی رہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ اس وقت لڑکیاں 2 الگ الگ کمروں میں تھیں اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ دونوں کے ساتھ ایک ایک خادمہ تھی۔ لڑکیوں کو نہلا چکی تھی اور انہیں رات کا لباس پہنا رہی تھیں۔ لڑکیوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ان کے آگے ایسے ایسے کھانے رکھے تھے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے، لیکن انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے متعلق علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی اور اپنے بھائی کی فکر تھی اور اسی لیے وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ وہ دونوں لڑکیاں صحرائی دیہات کی رہنے والی تھیں۔ وہ بزدل نہیں تھیں۔ ان کے ماں باپ اور بڑے بھائی نے ان کی عزت کی خاطر صلیبی استبداد کے علاقے سے ہجرت کی تھی، مگر وہ صلیبیوں کے پھندے میں آ گئے۔ لڑکیاں پکڑی گئیں، ماں باپ مارے گئے اور بھائی قید ہو گیا۔ خدا کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ قید سے بھاگ نکلنے کے قابل بھی نہیں تھیں۔ وہ روتی تھی تو صرف خدا کو یاد کرتیں اور خدا کو ہی مدد کے لیے پکارتی تھیں۔ اپنی عزت کے علاوہ اپنے بھائی آفاق کے لیے بہت زیادہ پریشان تھیں۔ اس وقت آفاق بیگار کیمپ میں تڑپ رہا تھا۔ وہ زخمی تھا اور اسے پیٹا بھی بہت گیا تھا۔ پہلے کے قیدی شام کے وقت روزمرہ کی مشقت سے آئے تھے۔ انہوں نے ان نئے قیدیوں کو دیکھا، ان کی بپتا سنی۔ ان میں صرف آفاق زخمی تھا، کسی نے اس کی مرہم پٹی نہیں کی تھی۔ 3-4 قیدیوں نے مرہم اور کچھ دیسی دوائیاں چھپا کر رکھی تھیں۔ رات کو انہوں نے آفاق کے زخم صاف کیے اور مرہم پٹی بھر کر کپڑا باندھ دیا۔ آفاق کو اپنے زخموں کا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دھیان صرف اپنی بہنوں کی طرف تھا۔ قیدیوں سے وہ پوچھتا تھا کہ اس کی بہنیں کہاں ہوں گی اور وہ قید سے کس طرح بھاگ سکتا ہے۔
قیدیوں نے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اس کی بہنیں کہاں ہوں گی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ اسے بتایا گیا کہ اس قید خانے کی کوئی دیوار نہیں اور انہیں بیڑیاں بھی نہیں ڈالی گئیں، پھر بھی وہ یہاں سے نہیں بھاگ سکتے کیونکہ سنترے گھوم پھر رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں سے نکل بھی جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا۔ اس کی سزا اتنی اذیت ناک موت ہوگی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں کئی سالوں سے قیدی پڑے ہیں جو کہ عراق کے ہی رہنے والے ہیں، لیکن بھاگنے کی جرات نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ گئے تو صلیبی ان کے پورے خاندان کو قید میں ڈال دیں گے۔ ان کی تمام مجبوری اور خطروں کے باوجود آفاق فرار اور بہنوں کو رہا کرانے کی سوچ رہا تھا۔ اس کا جسم چلنے کے قابل نہیں تھا۔ قیدی دن بھر کے تھکے ماندے بے ہوشی کی نیند سو گئے اور آفاق جاگ رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ عثمان سالم، برجیس اور ان کے ساتھی اس عمارت کے پاس پہنچ گئے تھے جہاں پر اغوا کی ہوئی لڑکیوں کو رکھا گیا تھا اور جہاں پر صلیبی شراب پی رہے تھے اور ناچ گانے میں مگن تھے۔ برجیس نے انہیں اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ کون سے اشارے پر انہیں کیا کرنا ہے۔ عثمان سالم کو ان 4 لڑکیوں کا غم تھا جو فوجی سامان اور گھاس کو آگ لگانے کے لیے گئی تھیں۔ ان میں اس کی اپنی بہن النور بھی تھی۔ اس وقت تک آگ لگ جانی چاہیے تھی۔ توقع یہ تھی کہ اگر اسکیم کامیاب رہی تو آگ کے شعلے اٹھیں گے، پھیلیں گے۔ اس عمارت سے تمام کمانڈر وغیرہ آگ کی طرف بھاگیں گے، کیونکہ فوجی سامان کو آگ لگنے کی صورت میں وہ اپنی محفل عیش و طرب میں مگن نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کے جاتے ہی نوجوانوں کو عمارت پر ٹوٹ پڑنا تھا، لیکن لڑکیوں کو بہت وقت ہو گیا تھا۔ شاید سنتری نے انہیں روک کر واپس بھیج دیا ہوگا۔ لڑکیاں ابھی سنتری تک پہنچی ہی نہیں تھیں کیونکہ سنتری وہاں تھا ہی نہیں۔ سنتری کا نہ ہونا خطرہ تھا کیونکہ زندہ رہنے کی صورت میں وہ آگ لگاتے انہیں پکڑ سکتا تھا۔ لڑکیوں نے سنتری کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ خشک گھاس کے پہاڑوں جیسے ڈھیروں کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ اندھیرے میں انہیں خیموں کے انبار نظر آ رہے تھے۔ وہ اکٹھی جا رہی تھیں۔ انہیں ایک جگہ ڈنڈے سے بندھی ہوئی مشال کا شعلہ نظر آیا۔ وہ ادھر چلی گئیں۔ سنتری سامنے آ گیا۔ مشال کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا۔ سنتری نے مشال اٹھا لی اور لڑکیوں کو قریب سے آ کر انہیں روکا۔ وہ لڑکیوں کا بھڑکیلا لباس اور سج دھج دیکھ کر مرعوب ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جس نے سر پر گٹھری سی اٹھا رکھی تھی۔ سنتری نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں۔ النور نے بڑی شوق ہنسی کے ساتھ کہا، معلوم ہوتا ہے ہم غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ شاہ رینالڈ کا دعوت نامہ آیا تھا، ہم نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ذرا دیر ہو گئی تو کسی نے بتایا کہ راستہ چھوٹا ہے، یہاں تو آگے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے وغیرہ بندھے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ ایک معمولی سے سنتری پر روح افزائی کرنے کے لیے شاہ رینالڈ کا نام ہی کافی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی بادشاہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ رینالڈ نے ان لڑکیوں کو عیش و عشرت اور ناچ گانے کے لیے بلایا ہوگا۔ لڑکیوں کے لباس اور عمریں، ان کے شکل و صورت اور نور کے بات کرنے کا نڈر اور کھلنڈر سا انداز بتا رہا تھا کہ اس اعلیٰ حکام کے مطلب کی لڑکیاں ہیں۔ اس نے انہیں راستہ بتانا شروع کر دیا۔ ایک لڑکی اس کے پیچھے ہو گئی اور اتنی زور سے خنجر اس کے پیٹھ میں گھونپا کہ دل کو چیرتا نکل گیا۔ اس کے ہاتھ سے مشعل گر پڑی۔ النور نے مشعل پر دونوں پاؤں رکھ دیے اور اس کا شعلہ بجھا دیا۔ برجیس نے انہیں بتایا تھا کہ گھاس کو آگ لگتے ہی روشنی میں انہیں خیموں کے ڈھیر اور گاڑیاں نظر آ جائیں گی۔ گھاس کے پہاڑ تو انہیں اندھیرے میں بھی نظر آ رہے تھے۔ جو لڑکی نوکرانی بنی ہوئی تھی اس نے جلدی سے سر سے گٹھری اتاری۔ اس میں آتش گیر مادہ اور آگ لگنے کا سامان تھا۔ انہوں نے گھاس کے ڈھیر کو آگ لگا دی، پھر دوسرے اور پھر تیسرے، اور ذرا سی دیر میں تمام ڈھیروں کو آگ لگ گئی۔ اب خطرہ بڑھ گیا تھا کیونکہ روشنی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دور انہیں لپٹے ہوئے خیموں کے ڈھیر نظر آ گئے۔ یہ کپڑا تھا، اس سے آگ لگانا مشکل نہ تھا۔ خیمے بھی جلنے لگے۔ لڑکیوں کو غیر معمولی پھرتی آ گئی۔ انہوں نے 3-4 گھوڑا گاڑیوں پر آتش گیر مادہ پھینکا اور آگ لگا دی۔ اتنی دیر میں گھاس کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ لڑکیاں گھوڑوں کی طرف بھاگیں۔ ابھی تک کوئی بیدار نہیں ہوا تھا۔ لڑکیوں نے خنجروں سے وہ لمبے لمبے رسے کاٹ دیے جن کے سرے زمین سے دبے ہوئے تھے اور ہر رسے کے ساتھ 40-50 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکیوں نے چند ایک گھوڑوں کو خنجر مارے۔ وہ بدک کر شعلوں کے ڈھیر سے ہیبت ناک آواز سے ہنہنانے لگے اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ انہوں نے ادھم بپا کر دیا۔ معلوم نہیں کتنے گھوڑے کھل کر ادھر ادھر دوڑنے اور ہنہنانے لگے۔ اونٹ کھلے تھے اور آرام سے بیٹھے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ چاروں لڑکیاں بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کے نرغے میں آ گئیں۔ دوسری طرف شعلے تھے جن کی تپش دور سے بھی جسموں کو جلاتی تھی اور جانوروں کے اس قدر شور و غل اور دھماکوں جیسے ٹاپوؤں سے فوج بیدار ہو گئی۔ وہ 2 لڑکیاں جن کو اغوا کیا گیا تھا ان کو دلہنیں بنا دیا گیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ دونوں لڑکیوں کے کمروں میں ایک ایک انسان داخل ہوا۔ وہ دونوں صلیبی کمانڈر تھے جو نشے میں بدمست تھے۔ لڑکیاں کمروں میں بھاگ دوڑ کر پناہیں ڈھونڈنے لگیں۔
उनकी अस्मत का पासबान खुदा के सिवा कोई न था कि दो जानू गिर पड़ी और हाथ जोड़कर रो रो कर खुदा को मदद के लिए पुकारा। सलीबी ने कहकहा लगाया और उसकी तरफ बढ़ा। बाहर उसे शोर-गुल सुनाई दिया। ये गैर मामूली शोर था। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो ऐसा लगा जैसे पूरे शहर को आग लग गई हो। घोड़ों और ऊँटों की खौफजदगी कई आलम के कुछ घोड़े इस बुलंदी पर भी चढ़ आए जिस पर ये इमारत थी। उसका नशा फ़ौरन उतर गया। दूसरा फ़ौजी भी बाहर निकल आया। 2-3 आदमी दौड़ते आए और घबराए हुए लहजे में कहा कि घास खेमों और घोड़ों गाड़ियों को आग लग गई है। दौड़ते हुए जानवरों ने कई आदमियों को कुचल दिया है। अगर आग शहर को लगती तो ये हुक्काम परवाह न करते। ये वहाँ तो फ़ौज का सामान जल रहा था और फ़ौज के सैकड़ों जानवर खुल गए थे। ज़रा सी देर में तमाम हुक्मरान और कमांडर और वहाँ जो कोई भी था दौड़ते निकल गए। वो अपनी निगरानी में आग बुझाने का बंदोबस्त करना चाहते थे। इस इमारत के आसपास मुसल्ला पहरा था, वो भी वहाँ से हट गया। बॉडीगार्ड्स भी अपने अपने हुक्काम के पीछे दौड़ते गए। बर्जीस ने अपने साथियों को बुलंद आवाज़ से पुकारा, तुम भी चलो, और वो इमारत की तरफ दौड़ उठे। इमारत के बरामदों में जाकर बर्जीस ने अपने उन 2 साथियों को पुकारना शुरू कर दिया जो वहाँ ईसाइयों के भेष में थे। उनमें से एक उसे मिल गया। उसने बर्जीस को पहचान लिया। बर्जीस ने उससे पूछा कि आज लड़कियाँ यहाँ लाई गई हैं, वो कहाँ हैं? उससे मालूम नहीं था। उसने कमरे दिखा दिए और ख़ुद भी साथ हो लिया। वहाँ अब सहूलत ये पैदा हो गई थी कि कोई ज़िम्मेदार आदमी मौजूद नहीं था। पीछे नौकर चाकर रह गए थे जो आगे जाकर बुलंदी से आग का तमाशा देख रहे थे। बर्जीस की स्कीम पूरी तरह कामयाब थी। उन्होंने कमरों की तलाशी लेनी शुरू की तो एक कमरे में एक लड़की मिल गई। वो कमरे में दुबकी हुई था। बर्जीस की पार्टी के तमाम आदमी नकाब पोश थे। उन्हें देखकर लड़की ने चीख मारी। बर्जीस ने उसे बताया कि मुसलमान है और उसे रिहा कराने आया है, मगर वो इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ नहीं आ रही थी। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती उठा लिया। दूसरे कमरे में उसकी बहन भी मिल गई। उसका रद्द-ए-अमल भी यही था। उन्होंने उसे भी उठा लिया। आग का मंजर बेहद खौफनाक था। शौक़ तवक्कुल से ज़्यादा ऊंचे जा रहे थे और दूर दूर तक फैल गए और फैलते जा रहे थे। घोड़ों और ऊँटों ने सारे शहर में क़यामत बपा कर दी थी। सारा शहर जाग उठा था। गलियों में, सड़कों पर और मैदानों में जानवरों ने इस कदर दहशत फैला दी थी कि लोग दुबक कर घरों में बैठ गए थे। और आग ने जो दहशत फैलाई उससे बाज़ लोग घरों से भागने की तैयारियां करने लगे थे। अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई थी। सुल्तान अयूबी के जासूस भी वहाँ मौजूद थे। वो अक्लमंद और मौके शनास थे। उन्होंने आग, भागते दौड़ते जानवर और अफरा तफरी देखी तो ये मालूम किए बगैर कि ये मामला क्या है, उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौजें शहर में दाखिल हो गई हैं और वो शहर को आग लगा रही हैं। अफवाह मुसलमानों के लिए हौसला अफजा थी। ईसाइयों और यहूदियों के होश उड़ गए। यह अफवाह आग की तरह सारे शहर में फैल गई। सलीबी हुक्मरान और आला हुक्काम जब आग की जगह पहुँचे तो वहाँ कोई इंसान नहीं था। उन्होंने भी यही समझा कि मुसलमानों की फ़ौज किले में कहीं नक़ब लगाकर अंदर आ गई है और वो आग फेंक रही है। उन्होंने अपनी फ़ौज को तैयार होने का हुक्म दिया। किले के पिछले दरवाजे को खोल दिया गया ताकि फ़ौज बाहर जा सके। रात के वक्त किले का दरवाज़ा नहीं खोला जाता था, लेकिन इस ख्याल से दरवाज़ा खोल दिया गया कि सुल्तान अयूबी का कोई दस्ता अंदर आ गया है जिसने भगदड़ मचा दी है। ये बाहर के हमले का पेश खैमा है, फ़ौज आ रही होगी। उस फ़ौज को शहर से दूर रोकने के लिए सलीबियों ने रात को ही फ़ौज को बाहर भेज दी और दरवाज़ा खोलने का ख़तरा मोल लिया। ये फ़ैसला दरअसल घबराहट में किया गया था और ये गलत फ़ैसला था। सलीबी हुक्काम ने अपने फ़ौजियों से कहा कि आग को बुझाया जाए और बेकार कैंप में जिन मुसलमानों को उन्होंने कैद में रखा था उनसे भी कहा गया कि अगर तुम लोगों ने आग बुझाने में हमारी मदद की तो सुबह को हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। उस वक्त बेगार कैंप में आफाक भी था। जो मुसलमान थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम इसी बहाने तुम्हें यहाँ से निकाल दे रहे हैं। संतरी उन कैदियों के साथ हो लिए और वो लोग आग बुझाने लगे। तभी एक मुसलमान कैदी ने आफाक से कहा, ये भागने का अच्छा मौका है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और वो आफाक को अपने साथ ले गया। जब आफाक उस मुसलमान के साथ उसके घर पहुंचा तब उसने कहा कि सलीबियों ने मेरी 2 बहनों को कैद में कर रखा है, अगर हो सके तो मेरी बहनों को भी बचा लो। जो आफाक को अपने साथ लाया था उसका एक भाई उस्मान सारिम के साथ था। सलीबी और यहूदी बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे कि सलाहुद्दीन अयूबी उनके साथ अब क्या करेंगे। अपने घर में दाखिल हुआ तो उसका सारा ख़ानदान जाग रहा था। उसे देखकर सब खुश हुए, लेकिन उसने आफाक को उनके हवाले करके कहा, इसे छुपा लो और जल्दी शहर से निकाल देना। कैदी के बाप ने कहा, इसका हमें कोई ख़तरा नहीं। अभी अभी तुम्हारा छोटा भाई 2 मुसलमान लड़कियों को लाया है। उन्हें उसने सारिम के बेटे उस्मान ने और उनके दोस्तों ने सलीबियों के शाही खाने से अगवा किया है। दोनों को हमने घर में छुपा लिया है। कैदी ने पूछा, कौन है वो लड़कियाँ? बाप ने जवाब दिया, कहते हैं कि एक काफ़िले से सलीबियों ने अगवा किया था, उनका भाई सुनाह कैद में है। आफाक ने तड़प कर कहा, कहाँ हैं वो लड़कियाँ? ज़रा सी देर में
आफाक अपनी बहनों को गले लगा रहा था। खुदा ने उसकी फरियाद सुन ली थी। ये बड़ा ही जज्बाती मंजर था। उन्हें किसी मुआज़-ए-नुमा मुलाकात की तवक्को न थी। जिस कैदी का ये घर था उसका छोटा भाई बर्जीस और उस्मान सारिम के साथ था। वो अचानक आ गया। उसने लड़कियों से कहा, फ़ौरन उठो, शहर से निकलने का मौका पैदा हो गया है। बाहर 3 घोड़े खड़े थे। ये बर्जीस का इंतज़ाम था। उसने इतना ही कहा, खुदा हाफिज़ दोस्तों, ज़िंदा रहे तो मिलेंगे। वो शहर के पिछले दरवाजे की तरफ जा रहा था जहाँ से डरे हुए शहरियों का जुलूस बाहर को भागा जा रहा था। ये दरवाज़ा बर्जीस ने पहले से ही देख रखा था। किसी सलीबी कमांडर ने देख लिया कि शहरी तो भाग रहे हैं। उसने दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दे दिया। बर्जीस जब वहाँ पहुँचा तो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था और शहरियों का एक हुजूम दरवाजे में फंस गया था। बर्जीस ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पीछे से फ़ौज आ रही है, दरवाज़ा खोल दो, भागो, मुसलमान आ रहे हैं। हुजूम ने आगे को ज़ोर लगाया तो बंद होते होते दरवाज़ा खुल गया। इंसान रुके हुए दरिया की तरह बंद तोड़कर निकल गए। बर्जीस को मालूम था कि रास्ते में सलीबी फ़ौज खैमाजन है। उसे ये भी मालूम था कि कौन सी जगह फ़ौज नहीं है। वो सिमत हो लिया। शोलों की रोशनी दूर दूर तक जा रही थी। किराक के शोले पीछे हटते जा रहे थे और रात घोड़ों की रफ्तार के साथ गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो बर्जीस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फ़ौज के इलाके में दाखिल हो चुका था। उसने कमानदार से अपना तारुफ कराया और सुल्तान अय्यूबी के मुतालिक पूछा कि वो कहाँ होंगे। बर्जीस अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश। उसने सिर्फ लड़कियों को सलीबियों से आज़ाद नहीं कराया था, बल्कि किराक में आतिशज़नी जैसी तकरीबी कार्रवाई करके सलीबी फ़ौज के गैर मुस्लिम शहरियों को जज्बे पर खौफ तारी कराया था। वो सुल्तान अय्यूबी को ये मशवरा देना चाहता था कि किराक पर फ़ौरन हमला कर देना चाहिए। किराक की सुबह बड़ी भयानक थी। शोलों की बुलंदी और तुंदी ख़त्म हो गई थी। थोड़ी देर बाद ऐलान हुआ कि 4 औरतों की लाशें फना जगह रख दी गई हैं। तमाम शहरी उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश करें। तमाशाइयों का हजूम उधर को चला गया। उस्मान सारिम और उसके दोस्तों ने इकट्ठी रखी हुई 4 लाशों को देखा। उनकी सलीबें उनके सीनों पर रख दी गई थीं। कोई भी किसी लाश को ना पहचान सका। पहचानने के लिए वहाँ कुछ ही न था। चेहरों से भी खाल उतरी हुई थी। बाज़ के चेहरे अंदर को पिचक गए थे। उस्मान सारिम के आंसू निकल आए। वो तमाशाइयों से निकल गया। उसके दोस्त भी उससे जा मिले। उन सबको मालूम था कि लाशें किनकी हैं। चारों रात अपना फ़र्ज़ अदा करके शहीद हो गई थीं। उनके शहादत का ऐन शाहिद कोई भी नहीं था। मालूम नहीं कितने 100 घोड़े और ऊँट उनकी लाशों को रौंदते रहे। 2 लड़कियों की असमत बचाने के लिए 4 लड़कियाँ कुर्बान हो गईं। बर्जीस ने अपने हाथों उन लड़कियों के गलों में सलीबें लटकाई थीं ताकि बवक्त ज़रूरत वो सलीबें दिखाकर ज़ाहिर कर सके कि वो ईसाई हैं। उन लड़कियों का जनाजा नहीं पढ़ाया गया। उन्हें सलीबियों ने ईसाई समझकर अपने कब्रिस्तान में कहीं दफन कर दिया। उनके लवाहकीन ने मातम नहीं किया। इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की गई। घरों में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई।